Hello everyone, welcome to Synopsis IS. This is Anubhav Dipani, Faculty of Geography Optional, GS and Current Affairs at Synopsis. I welcome you back to one of our most popular series of The Hindu and Indian Express in 5 minutes. अगर आप लोगों ने हमारी द हिंदू की पहले की सीरीज़ फॉलो अप की है तो आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के जितने भी द हिंदू के हमारे करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अप्रैल, मई और जून का जो बैकलॉग बचा है वो आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के सामने पूरी तरीके से कम्प्लीटली अवेलेबल होगा। आज हम लोग जो अपने करंट अफेयर्स शुरू करने वाले हैं वो जून 2021 के रहने वाले हैं। दिस इज़ अनुभव दीपानी एंड लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हम लोग 10 जून के करंट अफेयर्स से। पहली जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। क्यूएस इन द सेंस क्वैकरली साइमंड्स। ये बेसिकली क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी जो रैंकिंग है उसको ये पब्लिश करता है। और 2022 की जो इनकी रैंकिंग थी ये इनका 18th एडिशन था इनके पब्लिकेशन का। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इकलौती ऐसी इंटरनेशनल रैंकिंग है जिसको इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप ने अप्रूव किया हुआ है। इसमें आपको जितने भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो बेसिकली पब्लिश कौन करता है। लेकिन एट अ ग्लैंस देखने के लिए आप यहाँ पर द हिंदू के आर्टिकल की एक इमेज यहाँ पर देख सकते हैं कि जेएनयू जो है उसको पहली बार इस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 600 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में इंप्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी ग्लोबल रैंक आप देख सकते हैं 177, 185, ये आईआईटी आपको सारे के सारे दिख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं हम लोग, दैट इज़ अल सल्वाडोर। जो सेंट्रल अमेरिकन का रीजन है, अमेरिका का रीजन है, वहाँ पर एक ये कोस्टल कंट्री है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये दुनिया की वेरी फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसको बिटकॉइन ने लीगल जिसने बिटकॉइन को लीगल डिक्लेयर किया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पर बिटकॉइन को लीगल डिक्लेयर किया गया है, उसके कुछ कंसर्न ये हैं दैट अल सल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जहां पर सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है। जिस तरीके से हमारे यहाँ एक सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है अप्लाइड इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो यहाँ पर इस तरीके कोई सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है। इसके बिना ही बिटकॉइन को यहाँ पर लीगल जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो चांसेस हैं यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, ये आप मैक्सिको यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सेंट्रल अमेरिकन रीजन है और एल सल्वाडोर यू कैन सी हियर। अगर आप बड़े मैप में इसको देखना चाहते हैं तो यू कैन सी दिस, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग वैक्सीन नेशनलिज्म। इस टर्म के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। वैक्सीन नेशनलिज्म बेसिकली हम लोग तब यूज़ करते हैं कि जब कोई कंट्री अपने सिटीजन्स को प्रायोरिटी पे रखती है वैक्सीनेशन के लिए और दूसरी कंट्रीज़ को पहले अवेलेबल नहीं कराती, राइट। मान लीजिए कोई एक कंट्री है, उसको पहले अपने सिटीजन्स की चिंता है कि पहले हम अपने सिटीजन्स का वैक्सीनेशन करेंगे एंड देन फिर हम लोग दूसरे देशों को देंगे अगर हमारे पास वैक्सीन एक्स्ट्रा अवेलेबल हुई तो। इसमें क्या होता है कि प्री परचेज अग्रीमेंट हो जाता है गवर्नमेंट का वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से कि मान लीजिए अगर वैक्सीन है कोई अप्रूव हो चुकी है, अब उस वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होने से पहले ही जो गवर्नमेंट है वो उस कंपनी से अग्रीमेंट कर लेती है कि आपकी इस क्वांटिटी की इतनी वैक्सीन जो हैं हम लोगों को पहले ही दी जाएगी। तो इसे हम लोग वैक्सीन नेशनलिज्म कहते हैं, ठीक है। वैक्सीन नेशनलिज्म बेसिकली नई टर्म नहीं है क्योंकि पैंडेमिक बहुत टाइम के बाद आया है इसलिए ये टर्म वापस आई है। लेकिन अगर आप लोगों को 2009 का जो H1N1 फ्लू पैंडेमिक अगर इरा याद हो तो उस टाइम पर भी वैक्सीन नेशनलिज्म का जो ये जो सिनेरियो है वो देखा गया था, राइट। इसी से रिलेटेड एक टर्म है जिसे हम लोग वैक्सीन डिप्लोमेसी कहते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी बेसिकली ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी का ही एक पार्ट होता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक कंट्री अपने लिए तो वैक्सीन सेफ रखती ही है, लेकिन अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या फिर इंपॉर्टेंट फ्रेंड सर्कल कंट्रीज़ हैं उनमें भी वो वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं ताकि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो अच्छे से हो सकें और जो टाइज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकें और इसका जो फ़ायदा है वो लॉन्ग टर्म में ज़रूर मिलता है। जैसे इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो बेसिकली वैक्सीन डिप्लोमेसी रही है क्योंकि इंडिया ने वैक्सीन के अलावा दवाइयाँ, डायग्नोस्टिक किट्स, इसके अलावा वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन्स, मास्क, ग्लव्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दूसरी कंट्रीज़ को, नेबरिंग कंट्रीज़ को या उन कंट्रीज़ को जो ये अफोर्ड नहीं कर पा रही थी उनको अवेलेबल करवाया है। इसके अलावा ट्रेनिंग वर्कशॉप या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में भी इंडिया ने दूसरी कंट्रीज़ की मदद की हुई है। यू कैन सी हियर, ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग दिहिंग पटकाई, इसे हम लोग जयपुर रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि इस दिहिंग पिटकाई को असम का 7th नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये जो दिहिंग पिटकाई नेशनल पार्क है, ये दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का भी एक पार्ट है। लोकेशन इसकी हम लोग देख लेते हैं, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। आने वाली स्लाइड में हम लोग अभी इसका मैप भी देखेंगे। स्पीशीज़ जो है यहाँ पर मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बटरफ्लाई हैं, और ऑब्वियसली बात है कि जब हम असम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे। एक और नोटेबल पॉइंट है यहाँ पर कि इंडिया में जितने भी लो लैंड रेन फॉरेस्ट है, उन सारे के सारे लो लैंड रेन फॉरेस्ट में जो सबसे बड़ा स्ट्रेच है, जो सबसे बड़ा एरिया है, वो दिहिंग पटकाई ही आपको मिलेगा, राइट। और जो नेशनल पार्क्स होते हैं इंडिया में, वो IUCN की कैटेगरी 2 के अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज माने जाते हैं, राइट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिहिंग पटकाई, ये आसाम रीजन में आता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्गोस्टेमा क्वारंटीना। ये एक कॉफ़ी फैमिली का प्लांट स्पीशी है। ज़्यादा कुछ इसमें जानने को है नहीं, बस कॉफ़ी प्लांट एक नई स्पीशी निकली है केरला में, वैगमन हिल्स में, बस इतना ही याद रखना काफ़ी है। ये उसकी स्पीशी है, देख सकते हैं आप लोग, और ये उससे रिलेटेड द हिंदू का स्नैपशॉट है। नेक्स्ट इज पक्के टाइगर रिजर्व, इसे हम लोग पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश इसकी लोकेशन है। ये जो ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसके अंडर आता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो आपको पता ही है, वर्ल्ड में मेरे ख्याल से 36 के आसपास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। आई एम नॉट श्योर बट अप्रॉक्स 36 के आसपास ही है। इंडिया में वैसे 3 हैं, एक तो आपका ये ईस्टर्न हिमालय तो आता ही है, इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट्स है, राइट, वेस्टर्न घाट भी आपका एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और अगर आप इंडो बर्मा रीजन देखते हैं तो ये भी आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंडर आता है। कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो जो अंडमान निकोबार वाला रीजन है उसको भी हॉटस्पॉट लिया जाए या न लिया जाए। इट्स काइंड ऑफ वेरी कंफ्यूजिंग, बट फिलहाल के लिए आप लोग 3 ही याद रखिए। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हैं, एक तो हमारा ईस्टर्न हिमालय जहाँ पर ये पक्के टाइगर रिजर्व आता है, और वेस्टर्न घाट एंड इंडो बर्मा। बाय द वे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं इसके। पहला क्राइटेरिया तो ये होता है कि यहाँ पर एटलीस्ट जो 0.5% जो स्पीशीज़ हैं फ्लोरा फौना वो एंडेमिक होने चाहिए। एंडेमिक का मतलब अगर वो इस रीजन में मिल रहे हैं तो सिर्फ यहीं मिलने चाहिए, कहीं और नहीं मिलने चाहिए। इसके अलावा 70% के आसपास जो इसके स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हों या फिर एक्सटिंक्ट होने वाले हों, प्लस जो 75% प्राइमरी वेजिटेशन है वो भी खत्म हो चुके हों, राइट। तो अगर ये क्राइटेरिया आता है, और ऑब्वियसली एंडेमिक है तो वैरायटी तो यहाँ पर रहेगी ही, तो अगर ये क्राइटेरिया किसी भी रीजन में फिट बैठता है तो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये हॉर्नबिल स्पीशीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। हॉर्नबिल एक बेसिकली बर्ड है, ठीक है। IUCN ने इसको वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा है। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश और केरला है उसका स्टेट बर्ड भी हॉर्नबिल ही है, लेकिन जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो नागालैंड में होता है, ठीक है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पक्के टाइगर रिजर्व के जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी टाइम से पेमेंट नहीं मिली, इस वजह से वो लोग स्ट्राइक में चले गए, इसलिए टाइगर रिजर्व न्यूज़ में। सी यू कैन सी दिस हॉर्नबिल बर्ड, वेरी ब्यूटीफुल। और ये इससे रिलेटेड आपका द हिंदू का आर्टिकल, राइट। ये इसकी लोकेशन है, दिस पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल के अंडर आता है, यू कैन सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अडू अटोल, मालदीव्स में आता है। मालदीव्स की ये 2nd लार्जेस्ट सिटी है आर्किपेलागो के अगर हिसाब से हम लोग देखें तो। न्यूज़ में सिर्फ ये इसलिए है क्योंकि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम सोले, उन्होंने ये बोला है कि अभी तक मालदीव ने किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लिया है कि इंडिया का जो कंसुलेट है वो सदर्न अडू अटोल में ओपन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो लोकेशन के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, बस आर्टिकल यहाँ पर है और ये आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। ये इंडियन ओशन है एंड अडू अटोल यू कैन सी हियर, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11 जून के करंट अफेयर्स में। अटलांटिक चार्टर वैसे काफ़ी एक पुरानी न्यूज़ है, मतलब पुरानी तो क्या ही कहूँ, World War II के आसपास की है, बट अभी करंट में है ये बेसिकली जॉइंट डिक्लेरेशन है। World War II के टाइम पे अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने मिलकर इस जॉइंट डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया था। इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगा तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर का जो विजन होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, राइट। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हुआ था ताकि 3rd वर्ल्ड वॉर ना हो, यही इसका प्राइमरी गोल था। तो यूनाइटेड नेशन के स्टैब्लिशमेंट में भी ये जो अटलांटिक चार्टर है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था।
वैसे इसको फर्स्ट की स्टेप भी कहा जाता है यूनाइटेड नेशन के स्टैब्लिशमेंट के लिए। तो इसमें कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स थे अटलांटिक चार्टर में यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन के। पहला तो उन्होंने कहा था कि किसी भी टेरिटोरियल गेम्स को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब मान लीजिए यूएसए या यूके ने अगर किसी कंट्री को हराया तो ऐसा नहीं कि उनकी ज़मीन हड़प ली, तो ये वो काम नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर किसी रीजन के लोग नहीं चाहते हैं तो उस रीजन में किसी भी तरीके के टेरिटोरियल चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ये 1945 के आसपास की डील की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। इसके अलावा मान लीजिए अगर वॉर चल रहा था या वॉर शुरू होने से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले कोई ऐसी कंट्री थी, कोई ऐसा रीजन था जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑलरेडी थी और वो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से वो वैनिश हो गई, तो उसको वापस से रीस्टोर किया जाएगा। ये भी एक इन्होंने कॉमन अपना एजेंडा सेट किया था। इसके अलावा ये भी कहा था कि वर्ल्ड वॉर जब एक बार ख़त्म हो जाएगा तो किसी भी रीजन जो इंडिपेंडेंट है उसको अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने का पूरा राइट मिलेगा और जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सबको करना ही था। तो अब ये न्यूज़ में इतने साल बाद क्यों आया है? ये इसलिए आया है क्योंकि यूएसए और यूके ने इसका जो इंस्पेक्शन है वो फिर से किया है और अब यूएसए और यूके प्लान कर रहे हैं कि एक न्यू अटलांटिक चार्टर जो है उसको वो साइन करेंगे। एम इसका ये रखेंगे कि जो डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल हैं, वैल्यू है, उसको ये डिफेंड करेंगे। वही वन ऑल द सेम थिंग, ठीक है। ये इससे रिलेटेड आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। बीड क्या है? आई डोंट नो आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं। बीड एक डिस्ट्रिक्ट है, मराठवाड़ा रीजन में आता है। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो मराठवाड़ा और विदर्भ ये 2 रीजन है, ठीक है। तो जो विदर्भ इन द सेंस अगर आप नदन महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, नागपुर साइड जाते हैं तो विदर्भ कहलाता है। जो प्योर महाराष्ट्रियन एरिया होता है, रीजन होता है, उसे हम लोग मराठवाड़ा कहते हैं। अगर आप लोगों को पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रहा हो कुछ पिछले 1 दशक या 1 डेकेड की पॉलिटिक्स में, तो बीड से काफ़ी फेमस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे गोपीनाथ मुंडे। वो अब नहीं है, ही इज़ नो मोर, बट बीड का जो डेवलपमेंट है उन पर्टिकुलर पॉलिटिशियन ने बहुत ज़्यादा किया था। तो प्रॉब्लम ये है बीड में कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है ये डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है बीड में कि यहाँ पर अगर बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नहीं तो ड्रॉट आ जाता है। तो किसी भी सिचुएशन में जो फसल है किसानों की पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। और सीधी सी बात है कि हम लोग इस लेवल की स्कीम्स तक तो पहुंच ही चुके हैं फार्मर डेवलपमेंट के नाम पर कि हम लोग इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको लॉस बहुत हो रहा है क्योंकि हर एक की फसल ख़राब हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी को पूरे के पूरे पैसे देने पड़ते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इंश्योरेंस कंपनी को। अब इंश्योरेंस कंपनीज वहाँ पर जाना नहीं चाह रही, जो फार्मर्स के लिए और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंश्योरेंस कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो गाइडलाइंस हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है बीड डिस्ट्रिक्ट में। ये बेसिकली कहा गया है, जो नई गाइडलाइन है उसमें ये कहा गया है कि जो कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, अगर वो कंपनसेशन उस इंश्योरेंस के कवर से ज़्यादा हो गया, मतलब इंश्योरेंस का कवर इन द सेंस जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको साल में पैसा देना होता है, राइट। तो उसको हम लोग कवर क्राइटेरिया बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए जो कंपनसेशन है वो कवर से ज़्यादा हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जितना दे सकती है कंपनसेशन में वो उतना देगी, और जो एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि कवर से ज़्यादा हो चुका है तो बाकी का पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए अगर जो कंपनसेशन है वो कवर से कम है यानी प्रीमियम से कम है, तो यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको फ़ायदा होता है, आपको कंपनसेशन कम देना पड़ता है, तो 20% आप रखिएगा और बाकी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रख लेगी, ठीक है। अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और जानना चाहते हैं तो द हिंदू के जो पुराने वाले लेक्चर्स हैं दिसंबर टू मार्च के और PT 360 इसमें ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। सी आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग इन अ वेरी सीरियस वे कि अगर आप द हिंदू को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से फॉलो करिए, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ कंटेम्प्रेरी इशूज़ भी आई जाते हैं। लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है अब वो एक कंटेम्प्रेरी इशू बन चुका है। हर फार्मर इशू में आपको PMFBY के बारे में पढ़ना ही होगा। तो जब हम लोग एक बार उसको डिटेल में कवर कर चुके हैं तो उसको बार बार कवर करके अपना मटेरियल एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और द हिंदू के साथ साथ आप PT 360 भी फॉलो कीजिए, बिकॉज PT 360 पिछले 5 साल के करंट अफेयर आपके कवर करता है। तो कहीं ना कहीं द हिंदू के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनका बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, राइट। तो इसमें बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आएंगी जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो कुछ ऐसी न्यूज़ होंगी जिसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसी न्यूज़ होंगी जो ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो आप पिछले सेक्शंस में जाइए, वीडियोज़ देखिए, PDF लीजिए एंड देन आप देख सकते हैं कि इन टॉपिक्स को हम लोगों ने पहले कवर किया हुआ है, राइट। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग काइम कहते हैं। ये बेसिकली क्या है कि स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप है जो कनाडा में है। ये रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है फ्रॉम हाफ ऑफ द स्काई एज अर्थ रोटेट। सो अर्थ रोटेट होती है तो वो जो आधा स्काई है वहाँ से ये रेडियो सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, अब न्यूज़ में ये क्यों है? न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि जो फास्ट रेडियो बर्स्ट होते हैं FRB जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका लार्जेस्ट कलेक्शन काइम ने ही असेंबल किया है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि FRB इतना क्या इंपॉर्टेंट हो गया? बेसिकली क्या है कि जो FRB है दैट इज फास्ट रेडियो बर्स्ट, वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा रेयर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि रेडियो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको 140 बर्स के आसपास का ही FRB जो है मिला था, लेकिन ये वाला जो काइम का प्रोजेक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेसिकली इसको असेंबल किया गया है। तो ये फास्ट रेडियो बर्स्ट FRB होते क्या हैं? बेसिकली ऐसा है कि दे आर ऑडली ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट रजिस्टरिंग इन द रेडियो बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। तो ये बहुत मिली सेकेंड्स टाइम के लिए ये ब्लेज होते हैं, फ्लैश होते हैं और तुरंत वैनिश हो जाते हैं। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि इसका जो ओरिजिन है वो तो अब तक अननोन है, पता नहीं है कि ये कहाँ से आते हैं। इसके बारे में साइंटिफिक जो थ्योरीज है बहुत कम है और ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। आप कभी भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये दोबारा कब अपीयर होंगे या दोबारा कब अपीयर नहीं होंगे। ये डेफिनेशन आप रट लीजिए, अगर आपने NCERTs पढ़ी हैं तो 9th-10th क्लास की NCERT जो न्यू NCERTs हैं उसमें आपको ये वाली डेफिनेशन 9th या 10th क्लास में देखने को मिल जाएगी, राइट। इससे देखिए ये रिलेटेड आर्टिकल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैनल ऑन नागा इशू। तो एक पैनल बना है नागा पीस अग्रीमेंट और नागा पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड। ये ऑब्वियसली बात है कि जो अग्रीमेंट है वो नागा गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होने वाला है और इस पैनल के हेड जो है वो नागालैंड के CM ही रहेंगे। तो ये नागा इशू को समझने के लिए थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस से थोड़े से पहले की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग नागा नेशनल काउंसिल की बात करते हैं, NNC जिसको बोलते हैं हम लोग। ये 1946 में स्टैब्लिश हुआ था और इसने नागालैंड को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, और बेसिकली NNC ये कह रहा था कि हम लोग सॉवियन या इंडिपेंडेंट नागा स्टेट बनाएंगे, मतलब इंडिया में शामिल होने का इनका कोई प्लान नहीं था। तो इन्होंने एकदम कंप्लीटली इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की कुछ सिचुएशन हुई, नागा फेडरल गवर्नमेंट सेटअप हुई थी। ये एक अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट थी और इसके साथ साथ नागा फेडरल आर्मी भी फॉर्म हुई थी 1952 में। एक तरीके से आप इनको मिलिटेंट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इंडिया में नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो फिर ये जो 1952 में जो रेबल शुरू हुआ था इसको इंडियन गवर्नमेंट को क्रश करना था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता है जो कश्मीर में भी लगा, कश्मीर से भी रिलेटेड है, 1958 में ये आसपा एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया और पूरा का पूरा मूवमेंट जो है उसका उनको क्रश कर दिया गया था। ठीक है, अब इसमें जो अग्रीमेंट हुआ है कुछ अग्रीमेंट्स हुए थे। सबसे पहले तो 1997 में सीज फायर अग्रीमेंट हुआ था सेंटर के साथ कि आर्मी भी किसी तरीके का अटैक नहीं करेगी, मिलिटेंट्स भी किसी तरीके का अटैक नहीं करेंगे। इसके बाद फ्रेमवर्क अग्रीमेंट भी 2015 में बना था कि जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा, टेबल पर बैठकर बात की जाएगी। ठीक है, वो इशू धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मिलिटेंसी की प्रॉब्लम नागालैंड में है। अभी भी नागा फ्लैग को लेकर, उनके एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर डिमांड्स जो है वो उठती रहती है। ठीक है, ये एक छोटा सा आर्टिकल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि जो द हिंदू है उसमें मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में एक फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई एम रियली सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, समथिंग मोइत्रा समथिंग रिलेटेड दैट। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज 1 या 2 बार मैं ऑलरेडी द हिंदू में कवर कर चुका हूँ, तो आप पिछले वीडियोस देखिए, आपको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पता चल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12 जून के करंट अफेयर पे। सबसे पहले आते हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। बेसिकली ये जो पुराने व्हीकल्स हैं जिनको 15-20 साल हो चुके हैं उनसे उनके जो इश्यूज होते हैं कि फिट नहीं होते ये सड़क पे चलने के लिए, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इनकी वजह से, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको फिटनेस टेस्ट दोबारा पास करना होगा अगर उनको री रजिस्ट्रेशन कराना है अपने व्हीकल का। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई गवर्नमेंट कमर्शियल व्हीकल है और वो 15 साल से ऊपर है तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। स्क्रैप कर दिया जाएगा मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, रद्दी में डाल दिया जाएगा उसको। और अगर कोई प्राइवेट व्हीकल है जो 20 साल से ऊपर का है तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा,
स्क्रैप कर दिया जाएगा। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन फ़ी भी लगेगी अगर आपके व्हीकल को 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है तो फिटनेस टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, लेकिन री रजिस्ट्रेशन फ़ी भी देनी पड़ेगी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये वाली जो पॉलिसी है इसको फाइनेंस एंड कॉरपोरेट मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी। ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ICJ रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2020। पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसने इसको पास किया है। कुलभूषण जाधव का केस आप लोगों को पता ही होगा कि ये बेसिकली बिल जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2020। तो कुलभूषण जाधव को अपील करने का राइट होना चाहिए, उस राइट को प्रोवाइड करने के लिए ये बिल पास किया गया है ताकि कुलभूषण जाधव को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक काउंसलर मिल सके, यानी कि एक लॉयर उसको मिल सके। बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इंडिया ने बेसिकली ICJ को अप्रोच किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में जाके, और इंडिया ने ये कहा था कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इंटरनेशनल लॉस को ख़त्म कर रहा है, उनको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि कुलभूषण जाधव को जो डेथ सेंटेंस दिया गया था उसके लिए किसी भी तरीके का काउंसलर जो है कुलभूषण जाधव को नहीं दिया गया। ठीक है, एंड देन फिर ICJ ने पाकिस्तान को बोला कि आपको जो काउंसलर है वो तो आपको कुलभूषण जाधव को देना ही पड़ेगा, तब जाकर ये बिल पास हुआ है। और ऑब्जर्वेशंस भी थी कुछ ICJ की, क्योंकि ICJ ने भी कुछ इंटरनेशनल लॉज के थ्रू ही ये बात की थी। ICJ ने डायरेक्टली ये कहा था कि पाकिस्तान ने जो आर्टिकल 36 है वियना कन्वेंशन ऑफ काउंसलर रिलेशन 1963 का, उसको वायलेट किया है और कुलभूषण जाधव को जो है काउंसलर मिलना चाहिए। प्लस एक और गलती की थी पाकिस्तान ने, दैट जब जाधव को अरेस्ट किया गया था तो इंडिया को उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था। ये भी वियना कन्वेंशन के लॉ के अगेंस्ट ही जाता है। राइट, ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है, यू कैन सी हियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। पुरानी स्कीम है, मैं शायद इसको एक आध बार कवर कर चुका हूँ, बट इवन देन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं वो उसको अलाउ करेगा। सिंपल सी बात इसमें यह है कि जो पुअर माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्पेशली जो पुअर माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इसके अलावा भी दूसरे बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के, जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको सब्सिडाइज्ड यानी कम पैसे में, छूट में राइस और व्हीट, चावल और गेहूं मिलेगा इस देश के किसी भी राशन शॉप में जाके। पहले क्या होता था कि आपका किसी एक रीजन के राशन, एक रीजन से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड राशन कार्ड बनता था जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन था, आप वहीं से राशन ले सकते थे। लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो काम के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं तो उनको देन अगेन राशन कार्ड का जो एड्रेस है वो चेंज कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन दूसरी जगह कराना पड़ता है, टाइम इसमें बहुत ज़्यादा जाता है और करप्शन तो ऑब्वियसली इससे इंक्रीज होता ही है। तो इसमें क्या है, राशन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया जाता है और फिर आप देश के किसी भी राशन शॉप से एक ही राशन कार्ड से एक्सेस कर सकते हो सब्सिडाइज फूड को। इसलिए इसको हम लोग इसीलिए वन राशन कार्ड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको जो पॉलिसी तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन जो इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है वो स्टेट्स की रहेगी। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल को बोला है कि भैया इसको इंप्लीमेंट करो, क्योंकि आपने वेस्ट बंगाल ने अब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज ट्रीज। ये महाराष्ट्र ने अमेंडमेंट लाया है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1975 में। हेरिटेज ट्री क्या होता है, कोई भी ऐसा पेड़ जो 50 साल या 50 साल से ज़्यादा पुराना होता है उसको हम लोग हेरिटेज ट्री बोलते हैं। अच्छा, इसमें स्पीशीज़ जो है वो स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन वो बार बार नोटिफाई होती रहती है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी पेड़ 50 साल या 50 साल से ऊपर का है तो उसको हम लोग हेरिटेज ट्री बोलेंगे। तो इसमें अमेंडमेंट क्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमको उन हेरिटेज ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है। राइट, तो इसमें अमेंडमेंट्स कुछ लाए गए हैं। पहला तो लाया गया है कंपनसेटरी प्लांटेशन। मान लीजिए अगर कोई भी पर्सन किसी भी हेरिटेज ट्री को काटता है, राइट, तो जितनी उस हेरिटेज ट्री की एज थी उतने प्लांट्स उस पर्सन को लगाने पड़ेंगे। राइट, अब मान लीजिए कोई पेड़ है वो 70 साल पुराना था, उसने उसको काट दिया तो उसको कम से कम 70 प्लांट्स लगाने ही पड़ेंगे। अब प्लांट लगाने का मतलब ये नहीं कि प्लांट लगा के छोड़ दिया, 2 दिन बाद वो पौधा सूख के मर गया, नहीं। ये जो 70 प्लांट्स हैं ये कम से कम 7 साल तक सर्वाइव करने चाहिए, तभी ये नंबर 70 माना जाएगा। मान लीजिए अगर किसी ने 70 प्लांट लगाया, 60 ही बच पाए और 1 साल बाद 10 पौधे मर गए तो उसको 10 फिर से लगाने पड़ेंगे। सर्वाइवल ईयर जब तक 7 साल नहीं हो जाता तब तक ये चलता ही रहेगा। मान लीजिए अगर वो पर्सन प्लांटेशन नहीं कर पा रहा है तो उस हेरिटेज ट्री की जो इकोनॉमिक वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी उस टाइम पे, उसका उतना कंपनसेशन जो है उसको देना पड़ेगा। इसके लिए फिर ट्री अथॉरिटी भी जो है लोकल लेवल पे फॉर्म की गई है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, देख सकते हैं आप लोग।
नेक्स्ट आते हैं एनविजन मिशन टू वीनस। ये एक मिशन है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कि वीनस को विजिट करना है 2030 में। जो इनका एरियन 6 रॉकेट है उसके वो लॉन्च किया जाएगा और 15 महीने के आसपास लगेंगे इस स्पेसक्राफ्ट को वीनस प्लैनेट पे पहुंचने के लिए। एम इसका वही है कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, सरफेस है, जो गैसेस हैं, उसके बारे में स्टडी करनी है। वीनस पे वैसे और भी कुछ ऑपरेशंस काम कर चुके हैं। जैसे अगर आप सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट देखें वीनस के लिए तो यूएसएसआर ने उसको लॉन्च किया था वेनेरा सीरीज़ के नाम से। इसके अलावा मैगेलन मिशन 1990 से 94 नासा ने इसको लॉन्च किया था। डेविंसी प्लस वेरितास नासा का था और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक और वीनस एक्सप्रेस। इसके अलावा जापान का आकात्सुकी मिशन, राइट। ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, यू कैन सी हियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 13 जून के करंट अफेयर्स में। ऑपरेशन ओलिविया, ऑलिव रिडल्स सी टर्टल के बारे में आपको पता ही है। इसको हम लोग पैसिफिक रिडली या रिडल सी टर्टल्स भी बोलते हैं। ओडिशा में भी पाए जाते हैं, ओडिशा में पाई जाएंगे क्योंकि इनका जो हैबिटेशन है वो पैसिफिक और इंडियन ओशन है, ठीक है। अगर आपने PT 360 फॉलो किया है इन्वायरमेंट का तो उसमें जो स्पीशीज़ एंड न्यूज़ की एक सीरीज़ आई थी या फिर आएगी अभी जो, उसमें इस टर्टल के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन ओलिविया क्या है, ओडिशा में इन टर्टल्स को बचाने रेस्क्यू करने के लिए एक ऑपरेशन है, सिंपल। प्रोटेक्शन स्टेटस इसका देख लेते हैं, IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। इसके अलावा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये स्केड्यूल 1 के अंडर भी आता है, प्लस माइग्रेटरी स्पीशीज़ कन्वेंशन एंड साइट्स के अंडर भी इसको प्रोटेक्ट किया गया है एंड पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में आता है। यू कैन सी दिस टर्टल और ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है आपका द हिंदू का। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये भी एक तरीके से अब कंटेम्प्रेरी इशू बन चुका है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहेगा। मैंने इसको एक बार पढ़ा दिया, आने वाले एक आध महीने में फिर से ये न्यूज़ में आएगा, तो फिर आपको पुराने लेक्चर को जाके इसको देखना होगा, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, जो इसको हम लोग इंदिरा आवास योजना के नाम से भी पहले जानते थे। ये जो रूरल पुअर हैं उनको घर बनवाने की जो स्कीम है बेसिकली वो है ये। एलिजिबिलिटी इसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको इसमें घर मिलेगा। जो ऑलरेडी कच्चे घर में रहते हैं, जो झोपड़ी टाइप का होता है, मिट्टी का घर होता है, या फिर जिनके पास घर नहीं है उनको मिलेगा। जो मैनुअल स्कैवेंजर हैं, राइट, या फिर जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, या फिर जो बॉन्डेड लेबर्स हैं, उनको यहाँ पर घर मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके अंडर नहीं आएंगे। ऐसे लोग जो अबव पॉवर्टी लाइन में हैं, या फिर जिनके पास 2 व्हीलर 3 व्हीलर या 4 व्हीलर हैं, या जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट मिनिमम अगर 50,000 है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर है जो 10,000 रुपये पर मंथ कमाता है, तो ये कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस वाले ऑब्वियसली इसके अंडर नहीं आएंगे, ठीक है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ओडिशा में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओडिशा को बेसिकली एक सजेशन दिया है कि आप इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करें, राइट। ये स्कीम क्या आर्टिकल है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यू डी क्लासिफिकेशन पॉलिसी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिसी। इसमें बेसिकली क्या, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये पॉलिसी बनाई है। इसमें जितने भी हमारे वॉर हुए हैं, जितने भी डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑपरेशंस हुए हैं, बड़े छोटे जितने भी, उन सब का बेसिकली कंपाइलेशन किया जाएगा। इसमें रिसर्च की जाएगी, उन ऑपरेशन की हिस्ट्रीज के बारे में जाना जाएगा और उसको पब्लिश किया जाएगा, ताकि एक डिफेंस की जो हिस्ट्री रही है इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड, चाहे वो इंटरनेशनल वॉर्स हो या किसी भी तरीके की कोई इंटरनेशनल ऑपरेशन हो, उसमें इंडिया ने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया है, किस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ है, वो पूरा का पूरा एक पब्लिश पेपर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पॉलिसी के अंडर जो पिछले 25 साल के जो रिकॉर्ड हैं उनको जनरली क्लासीफाई किया जाएगा, और 25 साल से जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको नेशनल आर्कीव ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बैठेंगे। इसके लिए कमेटी भी बनाई जाएगी जिसके हेड रहेंगे जॉइंट डिफेंस सेक्रेटरी, और मेंबर्स रहेंगे इसके सर्विसेज से रहेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री से रहेंगे, मिलिट्री हिस्टोरियन से रहेंगे, वगैरह वगैरह, राइट। ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइंस की एक न्यूज़ लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट, ये बेसिकली एक ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ सुरक्षित ट्रीटमेंट है कोविड-19 के लिए। जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग्स होते हैं, ये इस कोविड-19 के डिजीज़ से लड़ते तो हैं ही, लेकिन आपका जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। लेकिन इसके लिए ना कुछ क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि जिसको सिम्टम आए हैं, राइट, तो अगर वो सिम्टम के 72 आवर्स के अंडर ही अगर इसको यूज़ करता है
तब ये ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट जो है इसको इबोला और HIV में ऑलरेडी पहले यूज़ किया जा चुका है, राइट। अब ये वन साइज फिट फॉर ऑल थेरेपी वाली चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये ऐसा वन साइज फिट फॉर ऑल थेरेपी, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोविड पेशेंट को ये दे दिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं। एक तो सिम्टम वाली बात, ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, प्लस कि जिसको माइल्ड कोविड है, राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको, मतलब ऐसा कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो ये उस पर काम करेगा। अब कोई ऑक्सीजन पे ही जिंदा है, वेंटिलेटर पे चल रहा है, उस पर ये चीज़ काम नहीं करेगी। ओके, ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, पेज नंबर 11 पे आता है। सो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है कोरल ब्लीचिंग की। सी, अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी जोग्राफी एनवायरनमेंट अगर क्लियर है तो आप लोगों ने कोरल ब्लीचिंग के बारे में अपनी NCERT के बुक्स में पढ़ा होगा, बट इवन देन इसको एकदम सिंपल डेफिनेशन से हम लोग देखते हैं कि जो एल्गी होते हैं वो कोरल पॉलिप्स के टिश्यूज़ के अंदर होते हैं। तो जब ये एल्गी उन टिश्यूज से बाहर निकल जाते हैं तो बेसिकली कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। तो जब अगर वो एल्गी है, अगर वो उस टिश्यू से बाहर निकल जाता है तो वो जो कोरल है वो पूरी तरीके से कलर लेस हो जाता है, पूरा रंग जो है वो उसका उड़ जाता है। इसे बेसिकली हम लोग कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो रीज़न इसका क्या होता है कि भाई राइजिंग वाटर टेम्परेचर, अगर पानी का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा सब इसी के रीजंस हैं, ठीक है। एल्गी जो है वो कोरल को 90% तक की एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो ब्लीच्ड कोरल हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि रिकवर भी हो जाते हैं, और कुछ कोरल्स जो है वो कभी रिकवर नहीं हो पाते। ये बेसिक चीज़ है, लेकिन न्यूज़ में ये क्यों है? न्यूज़ में ये तीन नए कोरल्स, नॉट नए बट 3 कोरल्स की वजह से है। एक ब्राउन राइस कोरल, एक ब्लू राइस कोरल और एक ब्लू कोरल। तो ये जो ब्राउन राइस कोरल है ये हवाइन आइलैंड में पाया जाता है, ठीक है, और ये कंप्लीटली ब्लीच हो चुका है। लेकिन जो ब्लू राइस कोरल है ये भी ब्लीच हो चुका था, लेकिन इसने रिकवर बहुत जल्दी कर लिया। और जो ब्लू कोरल है, ये दोनों अलग अलग कोरल्स हैं, और ये जो ब्लू कोरल है इसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ जब ओशन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया था, कंप्लीटली अनअफेक्टेड रहा, इसकी ब्लीचिंग नहीं हुई है। अब इसका रीज़न क्या है? सी, जो हवाईयन ब्लू राइस कोरल्स हैं उनमें एक डीप ब्लू पिगमेंट जो है वो पाया जाता है, जो एल्गी से आता है, जिसे हम लोग ज़ूज़ैंथली कहते हैं, ठीक है, और ये कोरल के टिश्यूज़ के अंदर ही रहता है। तो ये जो एल्गी है, ठीक है, ये इस बेसिकली कोरल को एक सन स्क्रीन की तरह प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये जो पिगमेंट है इसमें भी एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग क्रोमोप्रोटीन कहते हैं, और ये क्रोमोप्रोटीन क्या करता है, जितने भी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस होते हैं उससे इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली ये जो ब्लू राइस कोरल है इसके रिप्रोडक्टिव सक्सेस से हमें ये पता चलता है कि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम लोग जो समझ सकते हैं कोरल्स के बारे में, कोरल ब्लीचिंग के बारे में, और ये समझ सकते हैं कि वेदर या क्लाइमेट चेंज का या ओशन वार्मिंग का इन सब चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड आर्टिकल था। हम लोग इमेज देख लेते हैं कोरल की। सी, दिस इज़ अ वेरी हेल्दी कोरल। यहाँ पे आपको पूरे कलर इसके दिख रहे हैं। इसका जो एल्गी है इसके टिश्यूज़ के अंदर अभी भी मौजूद है, लेकिन जब इसका एल्गी इसके टिश्यू से बाहर हो जाता है, निकल जाता है, तो ये पूरी तरीके से कलर लेस हो जाता है। इसे ही हम लोग कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 14 जून की न्यूज़ पे। सिंथेटिक बायोलॉजी, जिसे हम लोग सिन बायो भी कहते हैं, सिंपल सी टर्म है, डेफिनेशन है इसकी। इट इज़ एन एरिया ऑफ रिसर्च दैट इज ब्रांच ऑफ साइंस टू क्रिएट न्यू बायोलॉजिकल पार्ट्स। अगर आपको नए बायोलॉजिकल पार्ट्स बनाने हैं, नए बायोलॉजिकल डिवाइस बनाने हैं, सिस्टम बनाने हैं, तो वो सिंथेटिक बायोलॉजी के अंडर आता है। या फिर अगर किसी सिस्टम को आपको रीडिज़ाइन करना है तो वो भी सिन बायो के अंदर ही आएगा। अब ये बेसिकली इसकी जो मेथोडोलॉजी है या फिर जो इसके डिसिप्लिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड रेंज में आते हैं। इससे बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कनेक्टेड होती हैं। इससे रिलेटेड ये आर्टिकल था। ये पूरा का पूरा मेंस के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से सिंथेटिक बायोलॉजी के अलावा, डेफिनेशन के अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पायरोस्त्रिया लालजी। ये बेसिकली अगेन कॉफ़ी फैमिली का एक नया जीनस है जो अंडमान आइलैंड में मिला है, एंड इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ जीनस पायरोस्त्रिया इन इंडिया। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। IUCN स्टेटस जो है इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके अलावा आपको इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल है इसका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
तिग्रे क्राइसिस, इथियोपिया में जो है अपनी अफ्रीकन कंट्री, उसमें फेमाइन आया हुआ है। फेमाइन आया है वो कोई न्यूज़ नहीं है, इसकी बेसिकली लोकेशन की वजह से इसको हम लोगों ने न्यूज़ में कवर किया है, क्योंकि फिर ये PT 360 में जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं उससे ये कहीं ना कहीं मैच करता है। तो फेज़ 5 का यहाँ पर फेमाइन है। फेज़ 5 का मतलब खाने की बहुत ज़्यादा तंगी हो चुकी है, मतलब माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो बस ये आप देख सकते हैं कि लोकेशन ये आपका यहाँ पर इथियोपिया है, अदिस अबाबा इसकी कैपिटल, तिग्रे रीजन, नदर्न मोस्ट रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो लोकेशन की वजह से इसको हम लोगों ने करंट अफेयर में लिया है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, यू कैन सी हियर, राइट। दो और न्यूज़ हैं, G7 बहुत बार द हिंदू में और PT 360 जो इंटरनेशनल रिलेशन का है उसमें ये कवर हो चुका है। इंटरनेशनल रिलेशन का पूरा कंपाइलेशन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसमें जाके G7, G20, G8 सारी कंट्रीज़ को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल्स मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इसको हम लोग द हिंदू में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो वो न्यूज़ रिपीट हो रही है, आप पहले जाकर उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 15 जून की न्यूज़ पे। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, sometimes happens, no issue. Let us just go to the news, right? Just give me a moment. Yes, तो नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग आते हैं, दैट इज ओपन मार्केट सेल्स स्कीम, दैट इज OMSS। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जिसे हम लोग FCI के नाम से भी जानते हैं, तो उनके पास जो सरप्लस स्टॉक होता है, सरप्लस स्टॉक मतलब बेसिकली जो बफर स्टॉक में वो ग्रेन को रखते हैं, जितनी नीड है उससे ज़्यादा ग्रेन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम लोग अपने गोडाउन्स में स्टॉक करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, तो ये जो ओपन मार्केट सेल्स स्कीम है डोमेस्टिक वाली, तो उसके थ्रू ये ई ऑक्शन किया जाएगा एंड ये जो वीट और राइस है जो सरप्लस स्टॉक में है उसको इस स्कीम के अंडर बेचा जाएगा। इसमें जो वीट और राइस रहेंगे उसके जो प्राइसेस रहेंगे वो प्री डिटरमाइंड रहेंगे, पहले से ही बता दिया जाएगा कि इसका इतना प्राइस है। इसमें किसी भी तरीके की बार्गेनिंग नहीं होगी क्योंकि ई ऑक्शन हो रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसमें जो फूड ग्रेन्स की सप्लाई है स्पेशली वीट की, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। न्यूज़ में ये स्कीम इसलिए है क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके लिए इस स्कीम को यूज़ किया जाएगा और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वैदिक एजुकेशन बोर्ड एंड संस्कार बोर्ड, वन लाइनर है बट ठीक है, फिर भी इंप्लीमेंट कर दिया गया है, इंक्लूड किया है इसको इस सीरीज़ में। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये वैदिक एजुकेशन बोर्ड और संस्कार बोर्ड को इम्प्लीमेंट किया है, जो एंशियंट संस्कृत स्क्रिप्चर्स हैं उनकी नॉलेज रिवाइव हो सके। इसके अलावा वेदास का जो साइंस और योगा इन सब का जो कनेक्शन है वो भी बच्चों को सिखाने के लिए ये बोर्ड लाया गया है। यू कैन सी हियर द करंट अफेयर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। जो ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है, जो अमेजॉन के जो हेड हैं बेजोस, जेफ बेजोस, उन्हीं की ये कंपनी है। ये बेसिकली टूरिस्ट को स्पेस लेके जाती है, स्पेस घुमाने के लिए लेके जाती है। और ये जो रॉकेट है ये रीयूजेबल है, वर्टिकल टेक ऑफ करता है और वर्टिकल लैंडिंग ही करता है। तो इसका जो नाम है न्यू शेफर्ड, ये एस्ट्रोनॉट जो थे एलन शेफर्ड उनके नाम पर रखा गया है। एलन शेफर्ड कौन थे? फर्स्ट अमेरिकन थे जो स्पेस गए थे, तो उनके नाम पर ये रखा गया है। यू कैन सी हियर, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है आपका। नेक्स्ट अगेन दो न्यूज़ हमारे पास अगेन सेम आई है। तुलु लैंग्वेज, मेरे ख्याल से फेब या मार्च में ही मैंने इसको कवर किया है। और नाटो तो PT 360 के इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो एक तरीके से अब कंटेम्प्रेरी इश्यूज बनते जा रहे हैं, बार बार इसको सीरीज में इन्वॉल्व करके बस आपका मटेरियल ही बढ़ेगा जो अननेसेसरी है। एक बार अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो इतने अच्छे से पढ़िए कि आपको दूसरी किसी सीरीज में उसको कवर ना करना पड़े, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आज का लास्ट हमारा 16 जून का करंट अफेयर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। आप लोगों ने ये टर्म पढ़ी होगी क्योंकि ट्विटर से रिलेटेड अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। तो ये CCO दैट इज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर क्या होता है? ये एक ऐसा ऑफिसर होता है जो बेसिकली जो रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, राइट, रेगुलेटरी कंप्लायंस इश्यूज को उनको जो मैनेज करता है उसे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर कहते हैं। और ये जो CCO है ये डायरेक्टली चीफ लीगल ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। न्यूज़ में ये क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को बोला था कि भाई आप लोग CCO जो है वो आप लोग अपॉइंट करो ताकि ये जो ट्विटर का मिसयूज़ हो रहा है उसको रोका जा सके, लेकिन ट्विटर ने अब तक इसको अपॉइंट नहीं किया है। ये पोस्ट उनकी खाली है, इसलिए ये न्यूज़ में है,
राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कन्वेंशनल क्राइम। कन्वेंशनल क्राइम का मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि किसी का ट्रेडिशनल इलीगल बिहेवियर है, कंटिन्यूसली वो क्राइम करता ही रहता है, ठीक है ना। इसमें मर्डर, रेप, रॉबरी सब आ जाते हैं। साइबर क्राइम भी अगर आप देखें तो एक तरीके से वो कन्वेंशनल क्राइम ही है जो हाई टेक्नोलॉजी डिवाइसेस के साथ किया जाता है, ठीक है। न्यूज़ में ये इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यूएपीए एक्ट जो है, दैट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये भी अगेन द हिंदू में कवर किया है। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप पिछले 4 महीने के द हिंदू में जाइए, पीडीएफ लीजिए एंड आप लोगों को वो मिल जाएगा। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हार्ड कॉपीज़ हैं द हिंदू की पीडीएफ की, वो भी आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर से अवेलेबल होंगी। तो ये कन्वेंशनल जो क्राइम है ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन है यूएपीए में ये बहुत ज़्यादा वाइड है और कुछ हद तक ये वेग भी है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है दिल्ली हाई कोर्ट कि ये जो टेररिस्ट एक्ट का जो टर्म है इसको बहुत ज़्यादा कैजुअली अप्लाई नहीं किया जा सकता क्रिमिनल एक्ट पर। दोनों की जो डेफिनेशंस हैं वो अलग अलग होती है। बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है दैट एवरी टेररिस्ट इज़ अ क्रिमिनल बट नॉट एवरी क्रिमिनल इज़ अ टेररिस्ट। बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने शब्द बा शब्द ये बात कही है, राइट। ये देख सकते हैं आप लोग, ऑल टेररिस्ट क्रिमिनल्स बट नॉट ऑल क्रिमिनल्स टेररिस्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने यही बोला। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूज़ पे, दैट इज पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट, दैट इज पैसिफे। अब ये पैसिफे क्या है? ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव है, स्काई सर्विंग प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। स्काई का हम लोग सर्वे करेंगे, उसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ये हुआ है। इसमें बेसिकली मेन एम इसका ये है कि जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं उनसे जो लाइट्स आती है उसका जो पोलराइजेशन होता है उसकी स्टडी की जाएगी। पोलराइजेशन का मतलब आपको पता है, दोलन, मतलब जो दोहराता रहता है खुद को पेंडुलम की तरह, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। तो ये जो पोलराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है इसकी, उसको स्टडी करने के लिए ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जो सर्वे है ये 2 हाईटेक ऑप्टिकल पोलरीमीटर्स को यूज़ करेगा और जो एक पोलरीमीटर है वो नदन स्काई को ऑब्जर्व करेगा और दूसरा वाला सदर्न स्काई को ऑब्जर्व करेगा, राइट। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वहीं से ये इमेज भी ली गई है। यू कैन सी हियर ये प्रोजेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है। पोलराइज असेंबली कैमरा 1 2 3 4 और ये टेलीस्कोप का फोकल प्लेन है यहाँ पर, ये स्काई का पूरे तरीके से इस तरीके से सर्वे करेगा, राइट। यू कैन सी दी आर्टिकल हियर, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, DLDD। ये बेसिकली जो हमारा UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन है उसके साथ मिलकर इस डायलॉग को कंडक्ट किया गया था। इसका जो मेन एम था वो ये था कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए या फिर जो हेल्दी लैंड है उसको रिवाइव या रीस्टोर करने के लिए, वो कहानी कहाँ तक पहुँची है वो डायलॉग इस पर फोकस करने के लिए था। न्यूज़ में हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो UNCCD है, यूनाइटेड नेशन का कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, उसका जो 14th सेशन हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट थे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। UNCCD के बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में, काफ़ी डिटेल में PT 360 में कवर कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप द हिंदू और PT 360 को पैरेलली लेके चलिए, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लिंक हैं। दोनों को अगर आप साथ में पढ़ते हैं तो लिटरली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। UNCCD जो 1994 में स्टैब्लिश हुआ था, ये एक सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो बेसिकली एनवायरनमेंट को और डेवलपमेंट को, दैट मीन्स मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को जो लिंक करता है, इस दोनों को लिंक करने वाला ये इकलौता लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। इंटरनेशनल अग्रीमेंट तो बहुत है लेकिन ये लीगली बाइंडिंग है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा जो रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी एजेंडा 21 की, तो उसके जितने भी रिकमेंडेशन थे उसमें से इकलौता ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो उसके रिकमेंडेशन से निकला हुआ है, ठीक है। इसके जो फोकस एरिया है वो एरिड, सेमी एरिड या फिर जो ड्राई लैंड्स होते हैं जहाँ पर बेसिकली मोस्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम पाया जाता है, वो इसका फोकस एरिया होता है, राइट। सो ये हमारे आज के 10th ऑफ जून से लेकर 16th ऑफ जून तक के हम लोगों ने करंट अफेयर कवर किए हैं। आई अश्योर यू इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कि 31 ऑफ मार्च तक के जो हमने करंट अफेयर कंप्लीट किए हैं द हिंदू के, दिसंबर से लेकर मार्च तक, वो तो हैं ही, बट जो आपका अप्रैल का, मई का जो बैकलॉग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में ही सारे के सारे वीडियोस आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। इसके PDF भी आप
synopsisis.in पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। आपको करोल बाग का जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पर आना होगा। एंड जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, हैव सम पेशेंस। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब तक आपकी यूपीएससी नहीं आ जाती तब तक हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड आगे भी ऑब्वियसली वील डू दैट, राइट। तो अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन आई विल सजेस्ट यू दैट द हिंदू के साथ PT 360 विड बी वेरी वेरी गुड फॉर योर करेंट अफेयर प्रिपरेशन। इसके अलावा MSGP एंड 2020 50-50 ये आपके प्रीलिम्स के जो प्रिपरेशन है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देगा। इफ़ यू बेसिकली फॉलो दीज कोर्स रिलीजियसली, द हिंदू, PT 360, MSGP 2020 50-50, आपको दूसरा किसी भी सोर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।